नमस्कार मित्रों, मेरे साथ गोस्वामी सर हैं जो राजस्थान से आए हैं और इनका वो जोश मैं देख रहा हूँ। जब मैंने इनसे पूछा आप कहाँ से हैं, अब यही बताएंगे कहाँ से हैं। पूरणपुरी गोस्वामी, चित्रकार, जालोर जिला राजस्थान से मैं इस दिल्ली में आर्ट गैलरी में भाग लेने के लिए मैं आया हूँ। सर आपको कैसे लग रहा है, आप अभी इधर हैं, 22 तारीख को ये इसकी प्रदर्शनी की इनॉग्रेशन हुआ था, तो आपको कैसे लग रहा है? हाँ, 22 से 28 तक ये चित्रकला जो गैलरी में जो लगा हुआ है ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट सोसाइटी में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि अभी लोग कोरोना से उभरे नहीं हैं, भीड़ की कुछ कमी है, फिर भी एक चित्रकार के लिए संतुष्टि यही बहुत है कि वो अपने चित्र की प्रस्तुति करें, लोग उसको देखें। आपके जो 2 चित्र हैं यहाँ पे, ये टिपिकल राजस्थानी वो जो एक बंकुरा हॉर्स होता है, ये आपने कैसे कब उसको आपने बनाया? मैंने यहाँ पर 2 पेंटिंग प्रस्तुत की है। अमूमन लोग घरों के अंदर दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीरें लगाते हैं और एक विकास की उसको प्रतीक मानते हैं। अमूमन इसमें लेफ़्ट की तरफ घोड़े भी दौड़ते हैं, कई लोग राइट की तरफ लगाते हैं, तो एक ये वहम सा बना रहता है कि भाई वास्तव में किस दिशा में लगावें। तो मैंने उस वहम को मिटाने के लिए मेरी जो पेंटिंग प्रस्तुत की है उसके अंदर दोनों तरफ ही घोड़े दौड़ रहे हैं और एक तरह से मन के अंदर आत्मविश्वास हो जाता है कि मेरे घर के अंदर दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीरें हैं और उसके अंदर सतरंगा लाइफ हो जाता है, सूर्य उनकी किस्मत को चमका सकता है। उसी को मूल उद्देश्य को लेकर के मैंने ये पेंटिंग बनाई है। आपका ये जो कहना है विचार, बिकॉज नॉर्मली मूवीज़ में भी एक होता है कि ट्रेन आ रही है, कहाँ से आ रही है, लेफ़्ट आ रही है, राइट से आ रही है, तो आपने वो दुविधा दूर कर दी वो जो चीज़ है, इसमें आपने घुड़सवार नहीं दिखाए। घुड़सवार तो जो घोड़े फ्री होकर दौड़ते हैं तो उसमें घुड़सवार दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग घुड़सवार हैं, जो आपका कहना बिल्कुल सही है। तो जो घोड़े हैं वो खुले स्वच्छंद विचार से स्वतंत्र तौर से दौड़ सके, तो ये प्रेरणा देते कि अपन भी अपने स्वतंत्र विचारों का आह्वान करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सके। मैं जानना चाहूँगा कि आपने ये कला जैसे कब शुरू करी, आपको कौन इसका, आपको आपके पिताजी या माताजी कोई करते थे? हाँ जी, मैं ठेठ ग्रामीण अंचल से हूँ। आर्ट से मेरा दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं था। मैं साइंस का स्टूडेंट रह चुका शुरुआत में, फिर कॉमर्स में किया, राजकीय सेवा में एक शिक्षक के तौर पे मैं भर्ती हुआ और प्रिंसिपल पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ। हाँ, मुझे कला में रुचि होने की वजह से ये फ़ायदा अवश्य मिला कि जहाँ जहाँ भी मुझे ट्रांसफ़र करवाना था अधिकारियों को बढ़िया गिफ्ट दे करके मैंने इच्छित स्थान पर रहा। ये मैं कला की एक देन मानता हूँ कि मैं जहाँ भी रहा मेरे इच्छित स्थान पर ही रहा। अभी आप कला को कैसे बढ़ा रहे हैं अपने क्षेत्र में? हाँ, कला को मैं चूँकि अब सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हूँ, तो हमारे गांव के अंदर जो कुछ लड़के जो सीखना चाहते हैं उनको मैं मेरी तरफ से कलर और ब्रश अवॉइड करता हूँ और उनको मैं सिखाता हूँ। अभी मैं पेंसिल स्केच वगैरह ये पोस्टर कलर उनसे ही सिखाता हूँ, ताकि यही एक बेस है कि कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का। तो सीखने सिखाने का ये दौर, चूँकि मैं शिक्षक हूँ, चलता रहेगा और लाइफ टाइम तक मैं जब तक जीवित हूँ तब तक इस क्रम को बनाए रखूँगा। आपकी जो दिल्ली में प्रदर्शनी हो रही है, क्या ये पहली प्रदर्शनी है दिल्ली में? हाँ, दिल्ली के अंदर पहली प्रदर्शनी है और पहले 2019 के अंदर मुंबई के अंदर नेहरू सेंटर में हुई थी और उसके बाद फिर कोरोना काल आ गया, तो सभी तरह की प्रदर्शनियाँ सिर्फ ऑनलाइन ही चली। ऑनलाइन के अंदर भी सिएटल USA के अंदर मैंने पेंटिंग भेजी थी, उसका फ़ोटो, तो वहाँ से मुझे मेडल मिला था। तो निश्चित तौर पे ये कला है, अपने आत्मविश्वास को तो बढ़ाती है, साथ में सीखने को प्रेरित भी करती है। आपके जो परिवार के जन हैं, आप क्योंकि प्रिंसिपल रहे तो आप शिक्षा दे रहे हैं सबको, और अभी आप आर्ट में बच्चों को सिखा रहे हैं, उसको आप निःशुल्क कर रहे हैं, और उसमें जो बच्चे अभी कोरोना काल में जो लोग उसके साथ जुड़े हैं, उनकी शिक्षा, कितनी शिक्षा वो लोग पहले पा चुके हैं? अब सरकार खुद बेबस है इस कोरोना से, पूरे विद्यार्थी है, शिक्षक समाज है, पूरा समुदाय उससे दुष्प्रभावित है। तो निश्चित तौर पे शिक्षा के खामियाजों को भी इस कोरोना ने चपेट में लिया है
बच्चे ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, मोबाइल के चक्कर में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे प्रत्येक चीज़ का साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। अपन सर दर्द की गोली लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सर दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उस टैबलेट के कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बच्चों के लिए मोबाइल का प्रयोग एकदम निषेध सा किया हुआ है। परिस्थितियों के अनुकूल मोबाइल की अगर खामियां गिनाने जाए तो निश्चित तौर पे उसका दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के अंदर दो तरह की चीज़ें होती है, अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। जैसे मान लो आप घी को ही ले लीजिए, अगर घी को आप सिस्टमेटिक तरह रोटी चुपड़ के या उस तरह से खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य को बढ़ा सकता है, और अगर पाव भर या आधा किलो अगर आप घी पीना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पे आपके स्वास्थ्य को ख़राब कर देगा। तो लेकिन मोबाइल का ऑनलाइन के एग्ज़ाम के सिवाय या स्टडी के सिवाय कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, अतः सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे इसके अंदर बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। हमें अच्छाइयों की ओर अग्रसर होना है, बुराइयों को त्यागते हुए। अभी जो 2021 है और अभी दुशहरा अभी रिसेंटली था, रावण, तो पहले लोग बोलते थे कि रावण को हम लोग जो एफिजी बनाते हैं उसका पुतला वो ऊंचा बनाते हैं। फिर समाज में एक धारणा बनी इस वर्ष कोरोना के बाद, वो धारणा बनी कि क्योंकि हम रावण को लंबा लंबा करते जा रहे हैं तो बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। तो अभी सब समाज में जो दिल्ली में एक लव कुश रामलीला हुई तो उन्होंने कहा कि हमने 150 फुट से उसको 30 फुट कर दिया है, क्योंकि हमें समाज को उसमें बुराइयों को कम करना है। हाँ, जैसे आपने बोला कि मोबाइल है और आपने बोला कि कई जगह वो इंस्टीट्यूशंस, आई थिंक इधर काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं, वो लोग ज़्यादा बता पाएंगे कि उनके स्कूल्स या कॉलेजेस में। हमारे ज़माने में तो मोबाइल था ही नहीं स्कूल्स में, तो हम लोग को तो एक लैंडलाइन होता था, घर से हम निकलते थे और मतलब घर जाते थे तो माँ बाप सुरक्षित महसूस करते थे। आजकल तो अगर हम गाड़ी में बैठेंगे तो वो पूछेंगे कहाँ पहुँच गए, तो एकदम एक मिनट का जीवन एक अलग टाइप की दिशा ले रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब 2022 में अपन लोगों को कुछ नया रास्ता दिख रहा है, आपको कोई नई दिशा? अब जो जनसंख्या बढ़ रही है, नए नए अपराध जन्म ले रहे हैं, नई नई बीमारियां पैदा हो रही है, तो निश्चित तौर पे आने वाला समय एक क्रिटिकल होगा और हमें उस क्रिटिकल समय को संघर्ष के रूप में जीना पड़ेगा। तो बुराइयां है तो ये तो आप कोई कम कर नहीं सकता। लोगों के शौक बढ़ रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, देश के अंदर उत्पादन कम हो रहा है, ये आपाधापी मची हुई है। तो निश्चित तौर पे जो आने वाला जो संघर्ष है वो डार्विन का जैसे मान लो एक सिद्धांत है कि जो शक्तिशाली है वही जीवित रहता है। तो ये आने वाला समय निश्चित तौर पे मतलब मानवीय दिशा को एक नई दिशा प्रदान करेगा और जो सशक्त होगा वही इसमें सफल हो पाएगा। चूँकि रावण की जब आपने बात बता दी तो बुराइयां हैं, पहले देखते थे कि 150 फीट कोई उससे ऊपर के हमने इतना उसका रिकॉर्ड एक नया एक रिकॉर्ड बनाते थे। तो मान लो जैसे कोई कामयाब काम करने जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। रावण को इस बार जो छोटा किया तो बहुत ही अच्छा किया। उसके अंदर फटाके हैं, जो दूसरा व्यय है, जो ठेके में जो राशि दी जाती थी हर नगर पालिकाओं द्वारा, नगर परिषदों द्वारा, तो वो भी काफ़ी कम हो गई है। उससे कई बार आग भी लग जाती थी, तो कई बार भीड़ भाड़ भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दुर्घटनाएं भी हो जाती थी। तो निश्चित तौर पे इस तरह से ये रावण का जो कद कम किया है, तो ये सरकार ने बहुत ही सोच समझ कर एक सभी के हित की बात है। और अमूमन इस दृष्टि को देखते हुए कई गांवों के अंदर, हमारा गांव है जहाँ भी हर साल रावण जलता था, तो रावण जला ही नहीं। तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है कि जो बुराई है वो हम जानते हैं वो बुराई है, तो उसको बार बार याद करने से क्या मतलब। बुराई एक बार है, उसको ख़त्म कर दिया तो उस बुराई को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। तो हर बार रावण को जिंदा करना, फिर वापस जलाना, जिंदा करना, ये चली रही परिपाटी जो चल रही है वो मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। रावण तो गया, चला गया, तो उसको नामो निशान को भी अपन को ख़त्म कर लेना चाहिए। आपको देख के पहले जब स्टार्टिंग में मैंने इंटरव्यू शुरू किया तो मुझे लगा कि जो फिल्म कलाकार एक हैं धर्मेंद्र, काफ़ी पॉपुलर कलाकार, लेकिन जब आपने बताया अपना परिचय, प्रिंसिपल दिया, तो मुझे अपने स्कूल के प्रिंसिपल याद आ गए जो कि एक माउंटेनियर भी थे। तो आखिर में आपका कोई संदेश युवा वर्ग के लिए?
बस युवा वर्ग के हाथ में देश की कमान है, तो युवा वर्ग जितना सशक्त और दुष्भ्रमित नहीं होगा उतना ही देश के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, समुदाय के लिए अच्छा है। तो चूंकि युवा वर्ग आजकल अपन जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं देखते हैं तो उनके अंदर कई तरह की बदमाशियां होती है, डमी कैंडिडेट्स बैठते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे बहुत भयंकर फैल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे युवाओं को सचेत होना पड़ेगा, उनके कंधों पर ही अपना देश का पूरा दारोमदार है और मोदी जी भी यही चाहते हैं कि देश के अंदर युवाओं को सशक्त किया जाए। तो यही युवाओं के लिए है कि अपनी जो दी हुई शिक्षा है, अपने संस्कार है, अपनी प्रतिभा है, उसको सही तरह से निखारें और जो नकारात्मक गतिविधियां हैं उनसे आप थोड़े दूर रहें। और यही आपके माता पिता, अपने पूर्वजों, अपने बुज़ुर्गों, समाज के सभी नागरिकों का यही आपके लिए एक संदेश होगा और उसका आप पालन करें। सो धन्यवाद गोस्वामी सर। एंड मैं भी इनसे पूरी तरह सहमत हूँ, बिकॉज हम लोग जब भी कोई मैसेज इधर इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम लोग एक इसके ज़रिए सोसाइटी में एक मैसेज दे रहे हैं। लेकिन लकीली मैं देख रहा हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है, सो दे आर अ वेरी इनलाइटेंड यूथ, और वो इन सब जो आपने बताया गतिविधि जो है उससे दूर हैं। और वो लोग अगर उनके हाथ में मोबाइल है तो दे आर ओनली यूजिंग फिट फॉर द पॉजिटिव थिंग। तो आपको निश्चिंत रहिएगा आप भी कि जो देश में आप देखते हैं, बिकॉज हम लोग अगर मोबाइल, अब मैं कुछ बच्चों से मिलता हूँ जो अपने मध्य प्रदेश, राजस्थान से दिल्ली में रहते हैं पीजी में, और मैं उनको मंदिर में मिला, मैंने पूछा आप क्या कहाँ से हो, तो उन्होंने कहा हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को अपना नंबर दिया, मैंने अपना नंबर एक्सचेंज किया, लेकिन साथ में उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग ये देखते नहीं हैं व्हाट्सएप। तो मैं भी उनको मतलब व्हाट्सएप नहीं करता हूँ, क्योंकि वो लोग को मैं उनको मतलब उनकी जो पढ़ाई में बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। और वो ग्रेजुअली, अब मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट में, तो वो लोग हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी नहीं होते हैं। तो मतलब एक ये भी मैसेज है कि डेफिनेटली अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो उसको राइट पर्सपेक्टिव में करिए। धन्यवाद सर, नमस्कार।